हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड पार्ट सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड पार्ट सेकंड में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था और क्या संरचना है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल यानी डीएनए की द्विकुंडली संरचना। विल्किंस और फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट हैं। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ठीक है। 1951 से 1953 में एक्स-रे डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स-रेज विवर्तन के द्वारा एक्स-रेज डिफ्रेंशिएशन के द्वारा इन्होंने डीएनए का जो संरचना है वो ये बताया कि एक्स किरण के विवर्तन से देखा कि जो डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिकल होती है, अर्थात द्विकुंडलित होती है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। और फिर 1953 में क्रिक तथा वाटसन, ये साइंटिस्ट हैं, क्रिक तथा वाटसन, 1953 में क्रिक तथा वाटसन द्वारा 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का दिया गया। डीएनए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया गया था। तो द्विकुंडलित मॉडल जो है क्रिक और वाटसन के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर पे, इस मॉडल पे 1962 में इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ठीक, इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। 53 में इन लोगों ने स्ट्रक्चर दिया था। एक्स-रे विवर्तन के फलस्वरूप विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्स किरण के द्वारा ये डिफ्रेंशिएशन किया था। उस आधार पर क्रिक और वाटसन ने 1953 में ये मॉडल प्रस्तुत किए और उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। आगे जो है डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिकल होती है, उसको हम देखते हैं किस तरह की संरचना है। 2 सूत्र आपस में, डीएनए के 2 सूत्र आपस में रस्सी के समान ऐंठे होते हैं। रस्सी के समान, यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए की जो संरचना है इस तरह से 2 सूत्र आपस में एक दूसरे पर रस्सी के समान दक्षिणावर्त या वामावर्त ये लिपटे होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही डबल हेलिक्स मॉडल है जो क्रिक और वाटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये संरचना, संपूर्ण कुंडल का व्यास जो है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। बीच में मेन एक्सिस होती है, ये आपका मेन एक्सिस है।
अर्धकुंडल का जो व्यास होगा, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अर्धकुंडल का व्यास 10 एंगस्ट्रॉम होता है। एक सूत्र के दो मोड़ों यानी दो कुंडल के बीच जो है वो दूरी है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये आपका ये सूत्र आ रहा है। इसका सेकंड जो कर्व है यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने एंगस्ट्रॉम? 34 एंगस्ट्रॉम। और दो मोड़ों के बीच यानी एक सूत्र के दो मोड़ों के बीच के अंदर बीच जो है 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने पेयर? 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन बेस ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस तरह से। तो दो के बीच की दूरी कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और दो मोड़ों के बीच कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? तो 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर इनको आप देखेंगे तो ए टी से जुड़ेगा, टी एस से जुड़ेगा और एस पी से जुड़ेगा। फिर जी जो है आपका सी से जुड़ता है, हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड, और सी जो है एस से जुड़ेगा, एस पी से जुड़ेगा, इधर एस पी एस, ठीक है। ये मेन एक्सिस हो गया। अब इसमें क्रिक और वाटसन ने बताया कि ये जो दोनों सूत्र होते हैं, देख रहे हैं आप, इसमें दो सूत्र हैं, दोनों एक दूसरे के दक्षिणावर्त या वामावर्त लिपटी हुई संरचना में पाए जाते हैं। अर्थात ऐंठी हुई रस्सी के समान ये स्ट्रक्चर होता है इनका। और इसमें संपूर्ण कुंडल का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्ध कुंडल का व्यास 10 एंगस्ट्रॉम होता है। साथ ही साथ दो मोड़ों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है और दोनों मोड़ों के बीच 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फास्फोरिक एसिड से मिल करके बना होता है। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड का है। तो ए जो है एडेनिन हमेशा जुड़ता है टी से, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से, टी एस से जुड़ेगा, एस पी से जुड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जी जो है वो हमेशा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है सी से, और सी जुड़ेगा एस से और एस जुड़ेगा पी से। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका एक न्यूक्लियोटाइड का। अब एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना हो गई। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ए जो है यानी नाइट्रोजन बेस, ये शर्करा से पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा और फास्फेट जो है वो शर्करा के तीसरे और पांचवें नंबर के कार्बन से जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा इस को हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। आप देखेंगे ये जो है आपका नाइट्रोजन बेस सपोज करिए ए है, ये जुड़ा डबल बॉन्ड किससे? टी से, और टी जुड़ा एस से, ठीक है। इधर जो है ये एस से जुड़ेगा शर्करा से। अब शर्करा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में हम आपको शर्करा की संरचना बताए थे। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि शर्करा से ये नाइट्रोजन बेस जो है पहले नंबर के कार्बन से यानी यहाँ जुड़ेगा। 1 नंबर का कार्बन आपका यहाँ है, ठीक है। फिर ये जो है आपका ये शर्करा फिर फास्फेट से जुड़ेगा। तो फास्फेट से जुड़ेगा तो यहाँ पे आपका फास्फेट है ना, और ये भी फास्फेट से जुड़ेगा तीसरे कार्बन से, यानी यहाँ भी फास्फेट हो गया। उसी तरह से इधर देख लीजिए, ये आपका शर्करा है। तो ये शर्करा जो है चूंकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, इस शर्करा को अब अपोजिट डायरेक्शन में आप दिखाएंगे, यानी इस तरह से ये हो गया। अब नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। तो पहले नंबर के कार्बन से यानी आपका इस
शर्करा के पहले नंबर के कार्बन से हमेशा जो है नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, और किस बांड से जुड़ता है? तो ग्लाइकोसिडिक बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड के द्वारा जुड़ता है। इसी तरह से यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक बांड होगा, है ना। फिर इधर आपका फास्फेट जुड़ा, तो एक फास्फेट तो यहाँ से जुड़ेगा और दूसरा फास्फेट जो है यहाँ से जुड़ेगा, है ना। अब देखिए एडेनिन थायमिन, ये जो दो नाइट्रोजन बेस हो गए, तो एडेनिन जो है थायमिन से जुड़ रहा है। इसी तरह से ग्वानिन यहाँ पे आप किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा, ये ग्वानिन है। हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना। फिर यह शर्करा से जुड़ेगा और यह भी शर्करा से जुड़ेगा। अब दूसरा जो शर्करा यहाँ पे आपको दिखाना है, ये शर्करा का पहला कार्बन जो है इस नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा, तो ये आपका शर्करा हो गया। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो पहले नंबर के कार्बन से ये आपका ग्वानिन बेस जुड़ेगा और फिर 5वें नंबर के कार्बन से ये फास्फेट इधर जुड़ेगा और फिर यहाँ आपका ये फास्फेट जुड़ेगा तीसरे नंबर के कार्बन से। साथ ही साथ जो शर्करा है, इस शर्करा को आप देखेंगे ठीक उसी तरह से, तो ये नंबर 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये कार्बन जो है पहले नंबर का कार्बन इस नाइट्रोजन बेस यानी C से जुड़ेगा और यहाँ पे ये तीसरे नंबर का कार्बन है जो इस फास्फेट से जुड़ा है, ठीक है। और ये 5वें नंबर का कार्बन ये का फास्फेट से जुड़ेगा। इसी तरह से आगे भी संरचना इसकी बनती जाती है। अब जैसे मान लीजिए फिर A जो है आपका रिपीट हो रहा है, तो A है और यह A जुड़ेगा किससे? शर्करा से। यहाँ पे शर्करा को आप शो करेंगे, ये शर्करा है तो पहले नंबर का शर्करा हो गया, ये 2 है 3 है 4 है और ये 5 है ना। अब तीसरे नंबर का ये कार्बन जो है किससे जुड़ेगा? इस फास्फेट से जुड़ेगा, लेकिन इस फास्फेट से ये 5वें नंबर का कार्बन जुड़ेगा। A T से जुड़ गया, T फिर आपके इस शर्करा से जुड़ेगा, ठीक है। तो 1 नंबर का कार्बन और 1 2 3 4 5, यानी इस 5 से जो है आपका ये जुड़ेगा, ये 5वें नंबर का कार्बन है, ठीक है। और 1 2 3 नहीं, 5 से नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा तीसरे नंबर के कार्बन से। 1 2 3 यानी इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या देखा आपने? यानी एक फास्फेट जो है, यहाँ पे एक फास्फेट है, ये फास्फोडाइएस्टर बांड बनाया। कौन सा बांड बनाया? फास्फोडाइएस्टर बांड। और फास्फोडाइएस्टर बांड में ये क्या किया कि एक तरफ एक शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा और दूसरे तरफ दूसरे शर्करा के 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। इसलिए यह 3 to 5 एंड या 5 to 3 एंड में ये अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। उसी तरह से ये आपका नाइट्रोजन बेस जो है शर्करा के पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा और फिर वह थायमिन से जुड़ा हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड, फिर वह शर्करा से जुड़ा पहले नंबर के कार्बन से। यानी शर्करा से कभी भी नाइट्रोजन बेस जो है पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा और जो ये आपका फास्फेट होता है वो शर्करा के तीसरे और 5वें कार्बन से जुड़ेगा। अर्थात एक ही फास्फेट जो है वो एक शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ा है और दूसरे शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरह से 3 to 5 एंड। यहाँ पे एक सूत्र जो है अगर 3 एंड में है तो इसका दूसरा सूत्र जो होगा वो 5 एंड में होगा, ठीक है। दूसरा सूत्र 5 एंड में है तो इसका
मतलब पहला सूत्र 5 एंड में है तो दूसरा सूत्र जो है 3 एंड में होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ग्लाइकोसिटिक बांड और फास्फोडाइएस्टर बांड को हमने समझाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है, ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या बनाता है, तो डीएनए का पॉलीमर होता है, यानी डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए के अणु का निर्माण होता है। अब इस संदर्भ में चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, वो कुछ रूल दिए। चारगाफ का नियम क्या है उसको आप देखेंगे। चारगाफ्स रूल, इन्होंने रूल के अंतर्गत पहली बात बताया कि प्यूरिन तथा पायरिमिडिन की संख्या समान होती है ना, अर्थात A प्लस G बराबर C प्लस T। एडिनिन ग्वानिन जो है वो साइटोसिन और थायमिन के बराबर होता है। कह सकते हैं कि A बराबर T, है ना, A बराबर एडिनिन और थायमिन का संबंध जो है वो होता है G बराबर C के, यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन की संख्या एक जाति के सदस्य के अंदर जो है वो समान होती है, यानी प्यूरिन बराबर पायरिमिडिन A बराबर T C बराबर G के होता है, या A प्लस G बराबर C प्लस T के होता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अलग अलग जातियों में, ठीक है, ये डीएनए की संरचना, या कह सकते हैं कि संरचना या नाइट्रोजन बेस, ठीक है, या कह सकते हैं कि प्यूरिन या पायरिमिडिन की जो संख्या है ना, या नाइट्रोजन बेस अलग अलग होते हैं, है ना। प्यूरिन और पायरिमिडिन की जो संख्या है, आप इसको नाइट्रोजन बेस से समझेंगे, वो अलग अलग होता है, वो सेम नहीं होता है, लेकिन एक जात के सदस्यों में सेम होता है, ठीक है। तो ये तो चारगाफ्स के रूल हो गए। चारगाफ ने कुछ डीएनए से संबंधित कुछ नियम बताए थे, उस नियम के बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना है वो इसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो विशेषता देख लेंगे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स characters of DNA double helix मॉडल। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, संपूर्ण कुंडल का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है।
होता है एवं अर्धकुंडल का व्यास 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, दोनों सूत्र डीएनए के दोनों सूत्र डीएनए अणु के दोनों सूत्र एक दूसरे के दक्षिणावर्त या वामावर्त रस्सी के समान लिपटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि एक सूत्र के दो कुंडल के बीच 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कह रहा है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है ना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या कहा हमने? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच, यानी यहाँ जो बीच की दूरी है यहाँ पे दिखाए भी होंगे, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। अगली विशेषता है कि एडेनिन यानी ए हमेशा टी से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ता है तथा सी हमेशा जी से हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है। कभी भी कोई भी समाचार, कभी भी कोई नाइट्रोजन बेस पहले फास्फेट से नहीं जुड़ता है बल्कि पहले शर्करा से जुड़ता है और फिर फास्फेट से जुड़ता है। ठीक है। क्या कहा हमने? कभी भी कोई भी जो नाइट्रोजन बेस होता है वो फास्फेट से नहीं जुड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फास्फेट से नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे जी हो, चाहे सी हो, चाहे ए हो, चाहे जी हो, ये पहले शर्करा से जुड़ेगा और फिर फास्फेट से जुड़ेगा। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस मॉडल की विशेषता है जो क्रिक और वाटसन ने दिया था। सबसे महत्वपूर्ण मॉडल क्रिक और वाटसन के द्वारा दिया गया था और इस मॉडल में उन्होंने
किस तरह से न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक डीएनए के अणु को बनाते हैं। एक रस्सी के समान संरचना ये बनती है, एक रस्सी दूसरे पर चढ़ी होती है। ये आप देख रहे हैं कि इस एंगल की जितनी भी रस्सियां हैं वो ऊपर की तरफ आपको दिखाया गया है, लेकिन इस एंगल की जो रस्सियां हैं या जो मतलब सूत्र है वो सब के सब नीचे की तरफ हैं, तो एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं। तो इस तरह से हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो क्रिक और वाटसन के द्वारा दिया गया था इस पर चर्चा किए, और इस मॉडल पर 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। आज भी यह मॉडल जो है माना जाता है, इस पर हम लोग चर्चा किए। इसे आप ध्यान से स्टडी करेंगे। आज बस इतना ही, आगे और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।